हेलो दोस्तों, let us start with our next chapter, sound waves. Before starting with sound waves, I would advise you all to finish off with string waves. String waves are waves on string. First of all, understand all the equations and concept of string waves before starting with sound waves. जो concepts हम लोग ने string waves chapter में पढ़े, जो इक्वेशंस हम लोग ने स्ट्रिंग वेव्स चैप्टर में डिराइव किए, ऑलमोस्ट सेम एनालॉगस इक्वेशन वी विल फाइंड इन साउंड वेव्स. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज गिवन एज y इज इक्वल टू a sin of omega t minus kx plus phi, and the standard equation of string wave traveling in negative x direction is given as y is equal to a sin of omega t plus kx plus phi. Then equation of sound wave is almost similar to that. हम लोग साउंड वेव्स को दो इक्वेशंस पे सोचते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई अटर अ वर्ड एफ, अगर मैंने अल्फाबेट एफ बोला तो एफ बोलते समय मेरे मुख से ऐसे फूक बाहर आता है. फ्रॉम माई माउथ देर इज अ ब्लो ऑफ एयर कमिंग आउट. नाउ जब फूक बाहर आएगा तो व्हाट विल हैपन? जो एयर के पार्टिकल्स है मेरे मुंह के आजू बाजू, द एयर पार्टिकल्स नियर द रीजन ऑफ माई माउथ, दे डिस्प्लेस, उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है. हवा के पार्टिकल्स डिस्प्लेस हो जाएंगे आगे के डायरेक्शन में, तो द डेंसिटी ऑफ एयर इन दिस रीजन विल डिक्रीज. The density of air near my mouth will decrease and the number of moles of air near my mouth will decrease. अब number of moles कम हो गया तो pressure कम हो गया उस region में, क्योंकि PV is equal to nRT, pressure is directly proportional to number of moles. तो as the number of moles decreases, pressure decreases. तो pressure इस region में decrease हो गया. अब यहां के हवा के particles कहां गए हैं? आगे गए. तो आगे के रीजन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इंक्रीज हो गया तो प्रेशर ऑफ एयर इंक्रीज हो गया. तो जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इंक्रीज हुआ है, जहां पे प्रेशर ऑफ एयर इंक्रीज हुआ है, उसको बोलेंगे कंप्रेशन, दैट इज दिस रीजन. एंड जहां पे हवा के पार्टिकल्स डिस्प्लेस हो चुके हैं, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर कम हो चुका है, जहां पे प्रेशर कम हो चुका है, दैट इज कॉल्ड एज रेरिफैक्शन. रेरिफैक्शन इज लो डेंसिटी रीजन, लो प्रेशर रीजन. Compression is high density region, high pressure region. तो प्रेशर भी वेरी होता है, यहां पे प्रेशर कम है, यहां पे प्रेशर ज्यादा है, एंड इट वेरी साइनोसोडियली. साइनोसोडियली मतलब कैसा? साइन कर्व जैसा. प्रेशर पहले बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, ऐसा. तो हेंस इक्वेशन ऑफ साउंड वेव इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इज सेम एज इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग वेव्स. जैसे y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव है इक्वेशन, वैसे ही यहां पे साउंड वेव्स में इक्वेशन है P इज इक्वल टू P नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव. नाउ इन दिस इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ टाइम इज नेगेटिव, कोएफिशिएंट ऑफ टाइम इज पॉजिटिव, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज नेगेटिव. कोएफिशिएंट ऑफ टाइम पॉजिटिव, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव. बिकॉज दे आर ऑपोजिट साइन, this wave is traveling in positive x direction. ऐसा ही string waves में होता था, exactly same concept यहां पे भी होगा. If the two coefficients, the time coefficient and x coefficient are of opposite sign, then the wave is traveling in positive x direction. If they are of same sign, the wave is traveling in negative x direction. ये equation in terms of हम लोग ने pressure लिखा. अब displacement के terms में कैसे लिखेंगे? तो थोड़ा सोचो. Again, if we take that example, if I utter the word F, मैंने F बोला, F बोलते ही क्या होता है? हवा के पार्टिकल्स पुश हो गए. जहां पे हवा के पार्टिकल्स डिस्प्लेस हो गए, वहां से हवा के पार्टिकल्स चले गए हैं, उस रीजन में प्रेशर कम हो गया है. जहां पे ये देखो, जो मेरे माउथ के नियर का रीजन है, वहां पे F बोलते ही हवा के पार्टिकल्स डिस्प्लेस हो गए. डिस्प्लेस हो गए तो डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एयर पार्टिकल्स इज मैक्सिमम. अब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो वहां पे हवा के पार्टिकल्स कम हो गए,
इस रीजन में हवा के पार्टिकल्स चले गए तो इस रीजन में हवा के पार्टिकल्स कम हो गए तो प्रेशर कम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स कम हो गया तो प्रेशर कम हो गया। डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम है हवा के पार्टिकल्स का तो प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर मिनिमम हो जाता है। When the displacement of air particles is maximum, the pressure is minimum. Hence, if we think about the function, अगर मैंने प्रेशर को लिखा है P is equal to P naught sin of omega t minus kx plus phi, then displacement will be S is equal to S naught cos of omega t minus kx plus phi. अब अगर इधर साइन है तो इधर cos आ जाएगा। ऐसा क्यों? देखो, F बोलते ही हवा के पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, प्रेशर मिनिमम है। तो साइन फंक्शन जब मैक्सिमम होता है तो कॉस फंक्शन मिनिमम होता है। जैसे सोचो, साइन 90 1, कॉस 90 0। साइन मैक्सिमम है, कॉस मिनिमम है, तो साइन 90 मैक्सिमम 1, कॉस 90 मिनिमम 0। तो इसीलिए जब प्रेशर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो प्रेशर मिनिमम है। जिस रीजन में, आगे के रीजन में, कॉम्प्रेशन रीजन में प्रेशर मैक्सिमम है तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा। प्रेशर मैक्सिमम जैसे साइन 90 वाला केस, तो जब साइन मैक्सिमम है 90 पे तो कॉस क्या होगा? मिनिमम। प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट आर इनवर्स इन दिस केस। व्हेन वी एंटर द वर्ड एफ, यहां से हवा के पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, डिस्प्लेस हो गए पार्टिकल्स, मोल्स ऑफ एयर डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो प्रेशर मिनिमम है। अब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होगा? कॉस फंक्शन मैक्सिमम कब होता है? एस जो है, एस इज द सिंबल फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो एस वाला इक्वेशन, कॉस वाला इक्वेशन मैक्सिमम कब होगा? 0 पे, कॉस 0 1। तो साइन 0 कितना होता है? उस टाइम पे साइन 0 0 होता है, मिनिमम। जब कॉस फंक्शन मैक्सिमम है, मतलब 1 वैल्यू है, कॉस 0 1, तब साइन फंक्शन मिनिमम है, कॉस 0 1, साइन 0 0। ओके, तो इसीलिए प्रेशर को हमने लिखा इन टर्म्स ऑफ साइन और डिस्प्लेसमेंट को हमने लिखा इन टर्म्स ऑफ कॉस। एक साइन है तो दूसरा कॉस है। अगर प्रेशर वाला कॉस के टर्म्स में लिखते तो डिस्प्लेसमेंट वाला साइन के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ वी राइट द इक्वेशंस ऑफ प्रेशर इन टर्म, इक्वेशन ऑफ साउंड वेव इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड इन टर्म्स ऑफ displacement. Now let us see the equation which relates the pressure amplitude P naught and displacement amplitude S naught. तो वो इक्वेशन कौन सा है? P naught is equal to BK S naught. ये ऊपर लिखा हुआ है ना, P naught मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर, दिस इज इक्वल टू B मतलब बल्क मॉड्यूलस, K मतलब प्रोपगेशन कांस्टेंट 2 पाई बाय लैम्बडा, S नॉट मतलब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, S नॉट इज डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, P नॉट इज प्रेशर एम्पलीट्यूड। तो दैट इज हाउ वी राइट द इक्वेशन ऑफ साउंड वेव इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड by this equation P naught is equal to BK S naught. The pressure amplitude P naught is related to displacement amplitude S naught. P naught is equal to BK S naught. P naught is pressure amplitude, B is bulk modulus, ये हम लोग ने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चैप्टर इलास्टिसिटी में पढ़ा हुआ है। K is propagation constant, S naught is displacement amplitude. Now let us go to the next topic which is superposition of wave. सुपरपोजिशन ऑफ वेव हम लोग ने देखा था, व्हेन वेव्स, टू वेव्स एड टुगेदर इट क्रिएट्स द सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट गिव्स द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। y is equal to y1 plus y2, sum of individual displacement of the particles, it gives the resultant displacement of the combined wave. तो y is equal to y1 plus y2. This is the principle of superposition. और इसमें हम लोग ने इक्वेशन क्या पढ़ा था? लेट फर्स्ट इक्वेशन y1 बी a1 sin of omega t minus kx, and second equation y2 is equal to a2 sin of omega t minus kx plus phi. Then y is equal to y1 plus y2. जैसे दो ह्यूमंस के बच्चे का बच्चा भी ह्यूमन होता है, दो ह्यूमंस का बच्चा ह्यूमन है, वैसे ही दो वेव्स का एडिशन भी क्या होगा? वेव होगा। तो y is equal to y1 plus y2 gives a wave whose amplitude is, let us say, a.
ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस एप्सिलॉन। अब इसमें ए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या कंबाइंड वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा और ये फेज कांस्टेंट एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होगा। तो फॉर दैट वी हैव दिस इक्वेशन ए इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये हम लोग ने वेव्स में डिराइव किया था। एंड tan of epsilon is a2 sin phi upon a1 plus a2 cos phi. This also we have seen in string waves. The maximum amplitude A max is the sum of individual amplitudes. A max is equal to a1 plus a2 and minimum amplitude A minimum is equal to mod of a1 minus a2. Subtraction of the individual amplitudes. तो ये रिजल्ट हम लोग ने डिराइव किए हैं इन स्ट्रिंग वेव्स। तो एग्जैक्टली एनालॉगस रिजल्ट्स हमारे पास यहां पे आएंगे इन साउंड वेव्स। ऑलमोस्ट सेम टाइप के रिजल्ट्स आएंगे इन साउंड वेव्स। और ये जो हम लोग ने स्ट्रिंग वेव्स के इक्वेशन देखे थे सुपरपोजिशन के, दिस वी यूज्ड टू डिराइव बाय वेक्टर्स। वेक्टर्स में हम लोग ने कैसे डिराइव किया था, फेजर डायग्राम बोला था। फेजर डायग्राम करके कंसेप्ट लिया था हम लोग ने, फेजर डायग्राम। तो ये हम लोग सेम कंसेप्ट यहां पे साउंड वेव्स में भी अप्लाई करेंगे। साउंड वेव इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो पहला इक्वेशन जो मैंने साउंड वेव का बता दिया, मान लो दिस इज फर्स्ट वेव P01 उसका एम्पलीट्यूड है। फर्स्ट वेव P1 उसका एम्पलीट्यूड कितना है P01। फिर सेकेंड वेव उसका एम्पलीट्यूड कितना है P02। और व्हाट इज द फेज कांस्टेंट फाई। तो P01 एम्पलीट्यूड वाला मैंने पहले वेव बनाया और दूसरा वेव मैंने एट एन एंगल फाई बना दिया P02। ओके, P01 P02 फेजर डायग्राम बनाया। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, द फेज डिफरेंस बिटवीन दिस वेव एंड दिस वेव इज फाई। तो इसलिए मैंने एंगल कितना बनाया फाई। नाउ इफ आई कंप्लीट द पैरेललोग्राम एंड आई यूज द रिजल्ट ऑफ वेक्टर्स, तो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड P0 कितना आएगा। तो इफ यू रिमेंबर वेक्टर्स में हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था a इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो वैसे यहां पे क्या आएगा, रूट ऑफ P01 स्क्वायर प्लस P02 स्क्वायर प्लस 2P01 P02 cos फाई। तो ऐसा रिजल्ट हम लोग का आएगा। एंड ये रिजल्टेंट, मान लो ये जो रिजल्टेंट है ये एंगल बना रहा है एप्सिलॉन विद द हॉरिजॉन्टल। P01 के साथ एंगल बना रहा है एप्सिलॉन। देन tan of epsilon we give as b sin theta upon a plus b cos theta। तो b मतलब P02 sin phi upon P01 plus P02 cos phi। तो ऐसा रिजल्ट हम लोग का आएगा। एंड दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। If we have two sound waves are longitudinal waves which travel in the form of alternate compressions and rarefactions. Compression is the region of high density and high pressure. Rarefaction is the region of low density and low pressure. तो दो साउंड वेव्स जब कंबाइन करेंगे, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स जब कंबाइन होगा, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल प्रेशर P is equal to P1 plus P2. The equation of P1 P01 sin of omega t minus kx जैसे वहां पे लिया था स्ट्रिंग वेव्स में, और P2 का इक्वेशन कितना है, सेकेंड साउंड वेव का इक्वेशन P2 is equal to P02 sin of omega t minus kx plus phi. If we add these two, the resultant of sound waves is the sound wave. जैसे ह्यूमंस, दो ह्यूमंस का बच्चा ह्यूमन होता है, दो कुत्ते का बच्चा कुत्ता होता है, वैसे ही दो स्ट्रिंग वेव्स का रिजल्टेंट स्ट्रिंग वेव होगा, दो साउंड वेव्स का रिजल्टेंट साउंड वेव होगा। तो P is equal to P1 plus P2 is equal to P0 sin of omega t minus kx plus epsilon, where resultant amplitude of resultant wave P0 is equal to root of P01 square plus P02 square plus 2P01 P02 cos phi, जैसे यहाँ पे प्रूव किया। And tan of epsilon as I proved P02 sin phi upon P01 plus P02 cos phi. Moreover, अगर ये हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का बात करें तो P0 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, P01 plus P02। ओके, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, P0 minimum is equal to subtraction P01 minus P02। ये कैसे आएंगे रिजल्ट्स, एज वी हैव डन इन स्ट्रिंग वेव्स इटसेल्फ। मैक्सिमम के लिए cos phi का वैल्यू 1 डाल दो, मिनिमम के लिए cos phi का वैल्यू -1 डाल दो। तो जब
1 डालेंगे तो ये रूट ऑफ पी नॉट 1 स्क्वायर प्लस पी नॉट 2 स्क्वायर प्लस 2 पी नॉट 1 पी नॉट 2 which is the expansion of p naught 1 plus p naught 2 the whole square, and square root of p naught 1 plus p naught 2 the whole square comes out to be p naught 1 plus p naught 2. और अगर मिनिमम वैल्यू डालेंगे कॉस्ट फंक्शन का -1 तो क्या हो जाएगा, p naught is equal to root of p naught 1 square plus p naught 2 square plus 2 p naught 1 into p naught 2 into -1 which gives root of p naught 1 square plus p naught 2 square minus 2 p naught 1 p naught 2 which is root of p naught 1 minus p naught 2 the whole square which is p naught 1 minus p naught 2. a minus b square का फॉर्मूला यूज करेंगे, we will get this result. Then after that in string waves we saw the result for stationary wave. stationary wave कैसे बन रहा था, जब हम लोग दोनों साइड से, मान लो ये स्ट्रिंग था, यहां से भी हम लोग एक वेव बना रहे हैं, इस हाथ से भी हम लोग एक वेव बना रहे हैं, दो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जब आगे आगे आएंगे तो बनेगा क्या, स्टेशनरी वेव. तो वहां पे भी y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 था बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, लेकिन दो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे वहां पे. तो एक वेव है y1 इज इक्वल टू a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, दूसरा वेव है y2 इज इक्वल टू a साइन ऑफ kx प्लस ओमेगा टी. एक में हमारे पास माइनस साइन है, ये वेव जा रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, एक में हमारे पास प्लस साइन है, ये वेव नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है. So when two waves are traveling in opposite direction, then there is formation of stationary wave. तो हम लोग जब y is equal to y1 plus y2 करेंगे, a कॉमन निकल जाएगा, sin of kx minus omega t plus sin of kx plus omega t. sin of a minus b का फॉर्मूला यूज करेंगे, sin of a plus b का फॉर्मूला यूज करेंगे, sin of a minus b sin a cos b minus cos a sin b, sin of a plus b is sin a cos b plus cos a sin b, and from that after addition we see that two terms cancel out and we get this result 2a sin of kx cos of omega t. ये रिजल्ट का पूरा डेरिवेशन हम लोग ने स्ट्रिंग वेव्स में लिखा है, तो सी दैट रिजल्ट फॉर स्ट्रिंग वेव्स. एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट वी हैव इन द साउंड वेव्स. साउंड वेव्स में भी स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन होगा जब दो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर वेव्स P1 plus P2. So one equation will travel in positive x direction, one sound wave, another sound wave will travel in opposite direction, मतलब negative x direction. So P1 is P naught sin of kx minus omega t. This wave is traveling in positive x direction, and P naught sin P2 is equal to P naught sin of kx plus omega t. This wave is traveling in negative x direction because the coefficient of time and coefficient of x are of same sign. Same sign मतलब negative x direction. तो on using that sin of a minus b and sin of a plus b का formulas, we get the result p is equal to 2 p naught sin of kx cos of omega t. देखो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट भी एक जैसे ही है. तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इन केस ऑफ साउंड वेव्स, वेयर p naught is the amplitude of the resultant wave, p is the total pressure of the stationary wave, and k is propagation constant 2 pi by lambda, x is the position, omega is the angular frequency, and t is time. Then after stationary wave formation we had seen the results for string fixed at both ends. string fixed at both end हम लोग ने देखा था, उसके रिजल्ट हमने डिराइव किए for resonating length and resonating frequency. If you remember हम लोग ने डिराइव किया था ये रिजल्ट L is equal to P lambda by 2. यहाँ पे P क्या है, P is integer. P क्या है, integer. P was integer if you remember. And the resonating frequency n is equal to pv by 2l, where p is integer, v is velocity, and n is frequency, l being the length of the string. हम लोग ने देखा था कि velocity of string waves का velocity कितना है, root of t by mu, where t is the tension in the string, tension जितना हो string में, and mu is mass per unit length. mass per unit length कैसे निकालेंगे, तो मान लो ये रस्सी है, रस्सी का वजन है 1 ग्राम, 1 ग्राम मान लो वजन है, और इसका लेंथ है 1 मीटर, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा, 1 ग्राम अपॉन 1 मीटर. ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट कर लो, वी विल गेट द एसआई यूनिट. तो वेलोसिटी इज रूट ऑफ टी बाय म्यू. टी इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ. तो ये रिजल्ट्स तो हम लोग ने देखा ही है. फिर हम लोग ने देखा था स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड. उसके लिए क्या रिजल्ट्स थे, तो रेजोनेटिंग लेंथ वाज p माइनस हाफ इंटू लैम्बडा बाय 2. ये हमने कैसे याद किया था, जहां पे हमारे पास p है उसके बदले हम लोग p माइनस हाफ लिख देंगे.
तो P का P माइनस हाफ करेंगे तो वी विल गेट द एग्जैक्टली सेम इक्वेशन फॉर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। और यहां पे भी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी n इज PV by 12, तो P के बदले P माइनस हाफ कर दो तो दे विल गेट द रिजल्ट फॉर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। n is equal to P minus half into V by 12, where V is velocity of string wave root of T by mu. Exactly same situation. यहाँ पे हम लोग के पास string fixed at both end था। string fixed at both end मतलब क्या, दोनों एंड पे स्ट्रिंग को हम लोग ने हाथ से पकड़ के रखा है। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे पाइप ओपन एट बोथ एंड्स होगा। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स के बदले पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। देखो यहां भी फिक्स्ड एट बोथ एंड्स और यहाँ पे पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों जगह पे पाइप ओपन है। पाइप ओपन एट बोथ एंड्स का एग्जांपल क्या है? एग्जांपल के लिए मैंने एक पाइप ही ले लिया, दिस पाइप। ये पाइप देखो ऐसे ओपन है दोनों एंड से, यहां से भी खुला है, यहां से भी खुला है, देखो यहां से भी खुला है। इफ यू कैन सी माई आई थ्रू द पाइप, देखो दिखाई दे रहा है, मेरा हाथ दिखाई दे रहा है पाइप से। तो दिस पाइप इज ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों एंड से ओपन है, यहां से भी खुला है, यहां से भी खुला है। तो पाइप ओपन एट both ends is same as string fixed at both end। दोनों एंड पे हाथ पकड़ लो एंड पाइप को दोनों जगह पे ओपन रख दो। तो पाइप ओपन एट बोथ एंड्स के लिए ऐसा ही रिजल्ट आएगा जैसे स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स के लिए है। L is P lambda by 2, यहां पे भी L is P lambda by 2 रेजोनेटिंग लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी PV by 12, यहां पे भी PV by 12। बट व्हाट इज द चेंज हियर? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव विच इज रूट ऑफ T by mu। यहां पे वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव आएगा क्योंकि हम लोग साउंड वेव्स पढ़ रहे हैं, तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव आएगा विच इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला रूट ऑफ B by rho, रूट ऑफ P by rho, रूट ऑफ Y by rho, रूट ऑफ गामा P by rho। चार फॉर्मूला है हमारे पास साउंड वेव्स के लिए। स्ट्रिंग वेव्स में हमारे पास एक ही फॉर्मूला था। स्ट्रिंग वेव्स में हम लोग रूट ऑफ T by mu, स्ट्रिंग मीडियम था, तो root of T by mu, where T is tension in the string, mu is mass per unit length of the string। Linear mass density था, यहाँ पे mu क्या था? Linear mass density। If you remember, mu is linear mass density, मतलब क्या? Mass per unit length। mu is linear mass density, mass per unit length, and T is the tension of the string। वैसे ही साउंड वेव में हमारे पास क्या फॉर्मूला है? रूट ऑफ B by rho, रूट ऑफ P by rho, रूट ऑफ Y by rho, रूट ऑफ गामा P by rho। B बल्क मॉडुलस है, ये प्रेशर, ये दोनों जो फॉर्मूला है ये साउंड वेव से एयर या गैस के लिए, एयर से पास होगा, गैस से पास होगा, तो हम लोग ये दो पहले फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर सॉलिड से पास होगा तो यंग्स मॉडुलस, Y क्या है? यंग्स मॉडुलस विच इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। तो V इज इक्वल टू रूट ऑफ Y by rho। रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। जैसे वहां पे लीनियर डेंसिटी था स्ट्रिंग वेव्स में, वैसे यहां पे डेंसिटी ऑफ मीडियम है। जैसे एयर का डेंसिटी, अगर हम लोग प्रेशर ऑफ एयर अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर करें तो दैट विल गिव द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। द लास्ट फॉर्मूला वी हैव इज लैप्लेस करेक्शन वाला फॉर्मूला, एंड दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन एयर। साउंड वेव्स इन एयर है या साउंड वेव्स इन गैस है, तो ये करेक्टेड फॉर्मूला है। ये पहला दो तीन फॉर्मूला जो है वो न्यूटन ने दिया। These three formulas were given by Newton and it was corrected by Laplace. So this is Newton-Laplace formula for velocity of sound. इसका derivation हम लोग देखेंगे, how we get this bulk modulus is equal to pressure and how we replace this pressure by gamma P, वो हम लोग derive करके देखेंगे। But for now, remember, देखो क्या याद करना है? Result of string fixed at both ends and result of pipe open at both ends is same। जैसे स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड में रेजोनेटिंग लेंथ P लैम्बडा बाय 2 है, वैसे ही पाइप ओपन एट बोथ एंड पे भी रेजोनेटिंग लेंथ P लैम्बडा बाय 2 है। और यहां पे रेजोनेंस कैसे होगा? तो रेजोनेंस आवाज से होगा। रेजोनेटिंग ऐसा आवाज आ रहा है कि नहीं? जब आवाज पाइप से मैक्सिमम होगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज रेजोनेटिंग लेंथ। वो लेंथ ऑफ पाइप को हम लोग बोलेंगे रेजोनेटिंग लेंथ, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोलेंगे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो जैसे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग वेव्स में PV by 12 था, वैसे ही पाइप ओपन एट बोथ एंड में रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी PV by 12 होगा। फिर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, एक एंड हम लोग ने पकड़ के रखा है, वैसे ही हमारे पास पाइप ओपन एट वन एंड। देखो यहां पे ओपन है, यहां पे एक साइड पे ओपन है, यहां पे क्लोज्ड है।
एक साइड से पाइप ओपन है, एक साइड से पाइप क्लोज्ड है। तो ऐसे पाइप में जो रेजोनेंस होगा, तो ऐसे आवाज आ रहा है कि नहीं, जो रेजोनेटिंग आवाज रहेगा, मैक्सिमम आवाज रहेगा, तो उसका फ्रीक्वेंसी होगा जैसे यहां पे है n इज p माइनस हाफ इंटू वी बाय 12, वैसे यहां पे होगा n इज इक्वल टू p माइनस हाफ इंटू वी बाय 12। दिस इज फॉर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, दिस इज फॉर पाइप ओपन एट वन एंड। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, एक एंड हम लोग ने पकड़ के रखा है, पाइप ओपन एट वन एंड मतलब एक एंड ओपन है, एक एंड क्लोज्ड। सो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी n is equal to p minus half into v by 12, यहाँ पे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी n is equal to p minus half into v by 12। रेजोनेटिंग लेंथ p minus half into lambda by 2, यहाँ पे भी रेजोनेटिंग लेंथ p minus half into lambda by 2। ओनली चेंज यहाँ पे जो वेलोसिटी ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जो वेलोसिटी ले रहे हैं स्ट्रिंग वेव्स में, जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव है रूट ऑफ t by mu, which is root of tension of string upon linear mass density of string। यहां पे आएगा velocity of sound wave, which is root of b by rho, root of p by rho, root of y by rho, root of gamma p by rho। ये फॉर्मूले में हम लोग टर्म्स का मीनिंग क्या है उसका मीनिंग हम लोग लिखेंगे। एंड वी विल ऑल्सो प्रूव दिस बल्क मॉडुलस y इज इक्वल टू प्रेशर, एंड वी विल ऑल्सो प्रूव कि हम लोग प्रेशर के बदले गामा p ये टर्म क्यों लिया, लैप्लेस करेक्शन क्यों लिया, that we will see in some time, but for now remember this। जैसा रिजल्ट स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड का है, वैसा ही रिजल्ट होगा पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। जैसा रिजल्ट रेजोनेंस का स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड का है, वैसा ही पाइप ओपन एट वन एंड का रिजल्ट होगा फॉर रेजोनेटिंग लेंथ एंड रेजोनेटिंग